जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर और मेरा नाम ईशान भारती है। और मैं आज आप सबको कुछ एक ऐसे किताब के पन्नों से आज रूबरू कराने वाला हूं जिसे मेरे हिसाब से आप सबको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये जाति भेद और ऊंच नीच से ऊपर होता है ज्ञान, ये जाना था बस उसने और ऊपर उठने की सोची थी उसे कक्षा के बाहर। और इस किताब का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी थी इस किताब को। तो मैं इस किताब के बारे में कुछ बताऊंगा, बाबा साहब आखिर क्या सोचते थे भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बारे में। तो जहाँ पर इस किताब का जो पार्ट 2 है, तो नाम है पार्ट 2 पर लिखा हुआ है हिंदू केस अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसका चैप्टर नंबर 4 के बारे में आपको बताऊंगा, ब्रेकअप ऑफ यूनिटी। चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो है ब्रेकअप ऑफ यूनिटी। तो यहाँ इस चैप्टर में बाबा साहब लिखते हैं कि जो कुछ हिंदूज़ हैं वो जो है कहते हैं कि जो पाकिस्तान है, जो एरिया जो पाकिस्तान बनने जा रहा है, जो मुसलमान चाहते हैं कि जो एरिया है जो पाकिस्तान बनना चाहिए वो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। हमेशा से हिस्टोरिकली जो है हमेशा से भारत का पार्ट रहा है, तो उसे पाकिस्तान नहीं बनाना चाहिए, भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हिस्टोरिकली और अगर एंशियंट टाइम से देखें तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर बाबा साहब कहते हैं कि दिस एरिया वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया व्हेन चंद्रगुप्त वॉज द रूलर, कि ये एरिया तब से भारत का पार्ट है जो पाकिस्तान आज बनने जा रहा है। 1947 की बात है, 1947 की बात है कि उस टाइम पे बाबा साहब लिखते हैं कि जो ये एरिया है जो आज पाकिस्तान बनने जा रहा है, ये चंद्रगुप्त के टाइम से जो है पार्ट है भारत का। फिर लिखते हैं कि सिर्फ चंद्रगुप्त के टाइम से पार्ट नहीं है, सेवन सेंचुरी से पार्ट है, 7th सेंचुरी से ही ये पाकिस्तान जो है भारत का पार्ट है। जब सुआन सेंग नाम के एक चाइनीज़ पिलग्रिमेज इंडिया आया था, और उस टाइम पे जो सुआन सेंग था उसने अपनी डायरी में, अपनी किताब में सुआन सेंग ने लिखा था कि 5 इंडिया हैं। जो पूरा इंडिया है ये इंडिया ही नहीं बल्कि 5 इंडीज़ हैं। लिखा है यहाँ पे कि Swan Singh has recorded that India was divided into 5 divisions, or to use his language there was 5 Indies, कि 5 भारत हैं वहाँ पे, 5 इंडीज़ हैं। कौन कौन से थे? नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया एंड साउदर्न इंडिया। और ये पांचों जो डिवीजन्स थे इंडिया के, ये 80 रजवाड़ों में बटे हुए थे, 80 किंगडम्स थे, 80 किंगडम्स हुआ करते थे। और स्वान सिंह फिर ये अपनी किताब में लिखते हैं जो इंडिया था, जो उस टाइम पे नॉर्दर्न इंडिया था, वो कितना फैला था उसके बारे में लिखते हैं कि जो नॉर्दर्न इंडिया था वो कश्मीर, हमारा प्रॉपर पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया, ये सब नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट हुआ करता था। अफ़गानिस्तान भी ईस्टर्न अफ़गानिस्तान होता था, वो भी इंडिया का पार्ट हुआ करता था। नॉर्दर्न इंडिया का सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया का जो है पार्ट हुआ करता था हमारा। जो ईस्टर्न अफ़गानिस्तान हो गया, पूरा कश्मीर हो गया, प्रॉपर पंजाब हो गया। फिर लिखते हैं कि बियॉन्ड द इंडस सतलज स्टेट, वेस्ट सरस्वती रिवर, नॉर्दर्न इंडिया देयर वर इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ काबुल, जलालाबाद, पेशावर, गजनी, भुन्नू। ये जितने नाम हैं, काबुल हो गया, जलालाबाद हो गया, पेशावर हो गया, गजनी हो गया, भुन्नू हो गया, तो ये सब जो है नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट हुआ करता था। और जो इसके राजा थे उनका नाम था कपिसा, जो कि एक हिंदू क्षत्रिय राजा हुआ करते थे। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं बाबा साहब कि इन्हीं सब बेसिस पे जो है जो हिंदूज़ हैं वो अड़े हुए हैं कि भाई ये जो है पार्ट जो था इंडिया का, ये सो मतलब ये जितने पार्ट थे नॉर्दर्न इंडिया का हिस्सा होता था, ये सब भारत का पार्ट है, तो इसे जो है डिवीज़न नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। तो बाबा साहब आगे लिखते हैं, प्रोफेसर टॉनबी को यहाँ पे जो है कोट करते हुए बाबा साहब लिखते हैं कि प्रोफेसर टॉनबी ने अपनी किताब में लिखा था एक बार कि जो ग्रीक्स थे उन्होंने मैसेडोनिया पे क्लेम कर दिया था कि ये जो पूरी मैसेडोनिया है ये पूरा ग्रीक का जो है पार्ट है। क्यों क्लेम किया था? क्योंकि मैसेडोनिया में एक छोटी सी साइट है, छोटी सी जगह है जिसका नाम है पेल्ला, और पेल्ला जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का बर्थ प्लेस है। वहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म हुआ था और वहाँ पे वो बचपन उन्होंने अपना गुजारा था। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनको हिंदी में सिकंदर महान भी कहते हैं। तो कहते हैं कि जो ग्रीक्स हैं वो कहते हैं कि पूरा मैसेडोनिया उनका हिस्सा है, पूरा मैसेडोनिया ग्रीक का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ पे पहला में जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म हुआ था। इसी तरीके से बल्जीरियन भी कहते हैं कि जो ऑर्चिरिडा है वो भी जो है बल्जीरिया का पार्ट है, क्योंकि एक टाइम पर कभी जो है जो बल्जीरियंस थे, जो तजारडोम था 10th सेंचुरी में, वो जो है बल्जीरिया के कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है बल्जीरिया भी क्लेम करता है कि जो ऑर्चिरिडा है वो भी बल्जीरिया का हिस्सा है। और यही जो बात है, यही बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि
आज जो इस टाइम पे 1947 में बाबा साहब ने कहा कि लोग इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि जो पाकिस्तान है वो भारत का इसलिए हिस्सा है क्योंकि वो कभी आर्यवर्त का हिस्सा हुआ करता था। आर्यवर्त मतलब जो हिंदुस्तान को कभी आर्यवर्त कहा जाता था, तो कहते हैं कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और इसीलिए ये जो ऊपर वाला जो नियम मैंने बताया कि ग्रीक्स ने मैसेडोनिया पे क्लेम किया, ये अप्लाई भी यहाँ पे होता है। जो कभी हुआ करता था और इस टाइम पे एग्जिस्ट वो नहीं हो रहा है, उस बात को लेकर के ये कह देना कि ये पूरा हिस्सा, ये पूरी जगह मेरी जगह है, ये सही नहीं है। यहाँ पे बाबा साहब ये लिखते हैं। फिर आगे लिखते हैं कि इट इज़ ट्रू दैट व्हेन स्वान सिंह केम नॉट ओनली द पंजाब बट what is now Afghanistan was a part of India. Further, the people of the Punjab and the Afghanistan was either Vedic or Buddhist by religion. But what happened since Swan Singh left India? फिर कहते हैं कि जो स्वान सिंह थे जब वो इंडिया में आए तो न सिर्फ पंजाब बल्कि अफ़गानिस्तान भी भारत का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। और उस टाइम पे जो अफ़गानिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, तो यहाँ के जो लोग हुआ करते थे ये या तो वैदिक होते थे धर्म से या तो बुद्धिस्ट हुआ करते थे। लेकिन आखिरकार जब स्वान सिंह ने भारत छोड़ा, जब वो वापस चले गए भारत को छोड़ करके, तो स्वान सिंह के जाने के बाद क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर वो आगे लिखते हुए कहते हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट हैपेंड इन द इन्वेजन ऑफ इंडिया बाई मुस्लिम हॉर्डर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, कि नॉर्थ वेस्ट से जो मुस्लिम्स ने इन्वेजन करना शुरू किया, ये सब चीज़ें इन्वेजन स्वान सिंह के जाने के बाद इन्वेजन शुरू हुए, ठीक है। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वॉज बाई अरब्स ने पहला इन्वेजन किया, ठीक है। और लेड बाई द मोहम्मद बिन कासिम, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया इन्वेजन, ठीक है, अटैक किया गया, भारत पे चढ़ाई की गई, जो कि 711 यानी 711 AD में इन्वेजन स्टार्ट हो चुके थे। और सबसे पहला जो कॉन्क्वेस्ट हुआ, जो सबसे पहले जो कॉन्कर करने की, हड़पने की कोशिश की गई, वो हुआ सिंध पर हमला किया गया, ठीक है। और इसी प्रकार से काफ़ी दिनों तक मतलब इन्वेजन्स चलते रहे। मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गजनी आए, मोहम्मद गजनी के बाद यहाँ पे पूरी हिस्ट्री लिख देते हैं कि किस तरीके से इन्वेजन हुआ। मोहम्मद गजनी आए, गुरी आए, ठीक है, और बहुत सी बातें यहाँ पे बताई हैं। तो आप ये जो किताब है इसको पढ़ें तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से यूनिटी टूटी है इंडिया की और किस तरीके से जो है पाकिस्तान भारत का विभाजन हुआ। और कुछ पुरानी बातों को लेकर के लोग अड़े हुए हैं कि ये भारत का पार्ट है या ये पाकिस्तान का पार्ट है। तो यहाँ पे पूरी बात लिख देते हैं कि गजनी कि soon after this withdrawal began series of terrible invasion by the Muhammad Ghazni in 1100 AD. Muhammad died in 1030 AD, but within the short span 30 years he invaded India 17 times. 17 बार जो है गजनी ने अपनी 30 सालों की उम्र में उसने हमला किया, भारत को जो है फतेह करने की कोशिश की, फतेह किया, ठीक है। He was followed by Muhammad Ghuri. He was began to career invader in 1173. He was killed in 1206. For 30 years had Muhammad of Ghazni ravaged India, and 30 years of Muhammad Ghuri harried the same country in the same way. जिस तरीके से गजनी ने भारत को परेशान किया, भारत पे इन्वेजन किया, लूटा पीटा, उस तरीके से ही घुरी ने भी, घुरी जो आया मोहम्मद घुरी, वो गजनी के कदमों पर चल करके भारत को उसी प्रकार से उसने लूटा। फिर यहाँ पे आगे लिखते हैं बाबा साहेब अपनी किताब में, दिस फैक्ट हैज़ रिमेन्ड हिडन बिकॉज द इन्वेडर्स आर ऑल लम्प्ड टुगेदर एज मुस्लिम्स विदाउट डिस्टिंक्शंस, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे वर तातर्स, अफगान्स एंड मंगोल्स। जब भी हम मुस्लिम इन्वेजन की बात करते हैं तो हमें ऐसा दिमाग में पिक्चर बना दी गई है कि वो सारे मुगल्स थे, अफ़गान से आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जो थे वो तार्तर्स थे, तार्तर्स लाइक अफ़गानिस्तान, वैसे ही तार्तर्स भी होते हैं, तो कुछ तार्तर्स थे। मोहम्मद घुरी वॉज अफ़गानी, जो मोहम्मद घुरी था वो एक अफ़गानी था। मोहम्मद गजनी जो था वो तार्तर था। तैमूर जो था एक मंगोल का किंग था, और बाबर जो था वो भी तार्तर हुआ करता था, ठीक है। वही नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली वॉज अफ़गानी, ठीक है, वो भी अफ़गानिस्तान। नादिर शाह और अहमद अब्दाली जो थे वो अफ़गानिस्तानी थे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इन इन्वेडिंग इंडिया अफ़गान वॉज आउट ऑफ डिस्ट्रॉय तार्तर्स एंड मंगोल्स। अब यहाँ पे बहुत मेन पॉइंट लिखते हैं कि जब भी एक तार्तर्स अगर इंडिया पे इन्वेडिंग कर रहे हैं, इंडिया पर अटैक कर रहे हैं, तो उनके बाकी जो मुगल्स हो गए, बाकी जो हमारे अफ़गानिस्तानी हो गए या मंगोल्स हो गए, वो तार्तर के ऊपर अटैक करने चले जाते थे। मतलब उन लोगों में भी यूनिटी नहीं थी। लेकिन क्या था, जब मंगोल्स भारत पे अटैक करते थे तो अफ़गानिस्तानी जो है मंगोल के जगह पे अटैक करने चले जाते थे।
और अगर अफ़गानिस्तान वाले यहाँ पे अटैक कर रहे होते थे तो मंगोल्स और तातर्स वहाँ अटैक करने चले जाते थे उनकी जगह को बर्बाद करने। तो यहाँ पे लिखते हैं कि उनके बीच में भी ये शो करता है कि उनके बीच में भी यूनिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं दे वर ऑल यूनाइटेड बाई वन कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड दैट वॉज द डिस्ट्रॉय द हिंदू फेथ। कि हिंदू फेथ जो है, उनका बिलीफ जो है भगवान में और उनका जो धर्म है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो सब एक थे, मतलब आपस में लड़ रहे थे, लेकिन उनको पता था कि सबका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पे लिखते हैं कि जो मोहम्मद गजनी था उसने एक होली वॉर छेड़ रखा था हिंद के खिलाफ। हिंद यहाँ पे सब मेंशन किया गया है पूरे भारतवर्ष को दर्शाने के लिए कि हिंद के खिलाफ उसने एक होली वॉर छेड़ रखा था जिसका नाम था अल उतबी। और मोहम्मद गजनी था उसने कहा था कि वो सारे इन्फीडल्स को, इन्फीडल का मतलब होता है जो भगवान में आस्था ना रखे या जो ईश्वर में आस्था ना रखे, और लेकिन इस बुक में इन्फीडल का इस्तेमाल किया गया है जो मूर्ति पूजा को लोग मानते हैं, जो आइडियल वर्शिप में विश्वास रखते हैं, उनके लिए यहाँ पर इन्फीडल का अर्थ इस्तेमाल किया गया है। और इन्फीडल जो है मोहम्मद गजनी कहता था, जो यहाँ के लोग थे भारत के, जो हिंदू या बुद्धिस्ट हुआ करते थे, इनको इन्फीडल कहा गया। तो यहाँ पे वो एक होली वॉर छेड़ रखा था अल उतबी में उसने कहा था कि वो हर साल हिंद पे फतेह करेगा, हर साल वो इन्फीडल्स को मारेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, उनको पूरी तरीके से उनके फेथ को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, तो अल उतबी नाम जो है उसने एक होली वॉर को दिया था जो कि इन्फीडल्स को ख़त्म करने के लिए और उनको या तो इस्लाम मनवाने के लिए बोला गया था। बस फिर यहाँ पर जो है डॉक्टर टाइटस को कोट करते हुए बाबा साहब लिखते हैं कि व्हेन मोहम्मद लेटर टुक कन्नौज इन AD 1017 he took so much booty and so many prisoners that the fingers of those who counted them would have tired, describing how common Indian slaves had become in Ghazni and Central Asia after the campaign of AD 1090. And historians of the time says the number of prisoners may be conceived from the fact that each was sold from 2 to 10 dirhams. यहाँ पे कहते हैं, बाबा साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि जब मोहम्मद ने कन्नौज को 1017 AD में कैप्चर किया तो उसके बाद उसने यहाँ से बूटी का मतलब होता है जो लूटा हुआ धन दौलत माल है, सोना चांदी। तो बूटी जो है काफ़ी सारा उसने यहाँ से कलेक्ट किया, काफ़ी सारा सोना चांदी धन दौलत कलेक्ट करके उसने अपने लोगों में मतलब बांटता था, अपने जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनको बांटता था और यहाँ से ले जाता था अपने जगह पे जहाँ का रहने वाला था, गजनी का रहने वाला था। तो और यहाँ से काफ़ी सारे वो बूटी ले गया और यहाँ से प्रिजनर्स यानी काफ़ी सारे बंदी भी यहाँ से लेकर गया, जो कि यहाँ के लोग बुद्धिस्ट और हिंदूज़ हुआ करते थे, महिलाओं और आदमी सबको यहाँ से ले गया और वहाँ पर ले जा कर के उनको 2 से 10 दिराम्स पर बेचता था। जा कर के उनकी बाज़ार में, गजनी की बाज़ार में वो 2 से 10 दिराम्स पे बेचता था। ठीक है, और उनको काफ़ी मतलब गुलाम बना के रखा गया, उनको कोई अधिकार नहीं थे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने के, मतलब एक गुलाम की तरह रहने का बिल्कुल उनको बना दिया गया। और जजिया भी उनसे वसूला जाता था, जजिया टैक्स जो है वसूला जाता था। ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट में बाबा साहब लिखते हैं कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की यूनिटी की बात लोग करते हैं, क्योंकि लोगों ने किस बेसिस पे बात की कि पाकिस्तान कभी जो है भारत का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था, किन बेसिस पे, उनके कल्चर के बेसिस पे। तो कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान की एकता की जो लोग बात करते हैं वो पूरी तरीके से मिथ है, यानी भारत और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में किसी भी प्रकार की यूनिटी नहीं है, कोई एकता नहीं है और ये एक मिथ है। क्योंकि अगर हम देखें तो हिंदुस्तान और म्यांमार, जिसको बर्मा भी कहते हैं, उनके इन 2 देशों के बीच में, हिंदुस्तान और बर्मा के बीच में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कंपेयर में ज़्यादा यूनिटी है स्पिरिचुअल वे में। स्पिरिचुअलिटी की बात करें अगर, तो स्पिरिचुअलिटी के वे में जो हिंदुस्तान और बर्मा है, उन दोनों के बीच में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कंपेयर में ज़्यादा यूनिटी है। लेकिन लोग यहाँ पर क्यों ये नहीं कहते हैं कि बर्मा और भारत एक होना चाहिए? क्यों लोग बर्मा और भारत के जब अलग हुआ, जब बर्मा और भारत एक नहीं है, और उस पर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करते हैं? लेकिन जब भारत और पाकिस्तान की बात आती है विभाजन की, तो लोग उस पर ऑब्जेक्शन क्यों स्टार्ट करते हैं? हालांकि इन दोनों के, भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी समानता नहीं है, इतनी एकता नहीं है, इतनी मतलब स्पिरिचुअल वे में भी एकता नहीं है, धार्मिक वे में भी एकता नहीं है जितनी भारत और बर्मा के बीच में है।
तो अगर लोग भारत और बर्मा को दो भाग मान सकते हैं, दो देश मान सकते हैं, तो भारत और पाकिस्तान को भी दो देश मानना चाहिए। और इस किताब में ये भी लिखते हैं कि अगर पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, पाकिस्तान बन जाता है, तो पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स होंगे उनका हक वहाँ सुरक्षित होगा, और जो हिंदुस्तान में हिंदू होंगे उनका हक हिंदुस्तान में सुरक्षित होगा। इसलिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन जरूरी है। आशा करूँगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। आप किताब ये ज़रूर पढ़िए, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से। जय हिंद, वंदे मातरम। हम भूल नहीं पाएंगे कि हम पानी के लिए तरसे थे। महर सत्याग्रह कर दिया बाबा सावन जैसे बरसे थे। अब बोधिसत्व, आप शिल्पकार, अब स्वतंत्र भारत का विचार, आप संविधान के हो विधाता जो हक दे सबको एक समान और सम्मान की बात थी जो अब धर्म को भी ठुकरा गए थे। कर्म से अपना नाम बनाया सबके दिलों पे